अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी जनाब, क्या हाल चाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। क्या इरादे हैं फिर, क्या पढ़ा है पिछले लेक्चर में? जी बच्चों। यस मैम, पढ़ा था लास्ट लेक्चर। क्या पढ़ा था, क्या समझ आई थी? कोई मैम क्वेश्चन उसमें हमें वगैरह? नो मैम। पता चला है कि सीटी के यूबी का क्या मतलब है, यूरोग्राफी का क्या मतलब है? टर्म्स से थोड़े फेमिलियर हुए हो? हल्की फुल्की एनाटॉमी समझ आई है कुछ, कि कैसे आप किडनीज को देख रहे हो, क्या देखना चाह रहे हो उसमें, उसके बाद आप उनकी क्या कहते हैं यूरेटर्स को कैसे ट्रेस कर रहे हो, कुछ चीजें समझ आई हैं, क्लियर हुई हैं थोड़ी बहुत? जी 52 स्टूडेंट्स, 51 सॉरी, कोई एक तो जवाब दे दो। यस मैम। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, नजर आ रहा है सबको? यस जी मैम। जी। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस है, ठीक है। सबसे पहले आप सीटी एब्डोमेन की इंडिकेशंस देख लो, क्या हम सीटी एब्डोमेन अगर कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसके क्या रीजंस हैं, उसकी इंडिकेशंस क्या है। इंडिकेशंस आपको जितने भी पहले भी मैंने करवाए हैं, सारे प्रोटोकॉल्स करवाए हैं सीटी के जितने भी, ठीक है, तो इंडिकेशंस आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए, कौन सा विद कंट्रास्ट कर रहे हैं, कौन सा आप विदाउट कंट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अब एब्डोमिनल सीटी के अगर हम देखें कि हम क्यों कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ रीजंस आते हैं। एक तो आपके पास सबसे पहली चीज लिखी हुई है, टू असेस इक्विवोकल इमेजिंग फाइंडिंग्स, ठीक है। इक्विवोकल का मतलब ये है कि आपने कोई लीजन इस तरह का बना हुआ है, कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई पैथोलॉजी ऐसी है जो कि आपके लिए थोड़ी सी एम्बिगुअस है, ठीक है, आपको क्लियर नहीं हो रहा कि वो क्या चीज है, आपने उसके लिए करवा लिया, एक्सरेज करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, लेकिन आपको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। उसको देखने के लिए, जो भी एम्बिग्विटी है उसको दूर करने के लिए आप सीटी स्कैन करते हो, ठीक है। उसके बाद कोई अगर ट्यूमर्स हैं तो उनकी स्टेजिंग के लिए नियोप्लाज्म्स वगैरह की, ठीक है। अगर कोई मेटास्टेटिक डिजीज है उसके वर्कअप के लिए आप करते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर लिवर की बात करें तो डिफ्यूज हेपेटिक डिजीज हैं या लिवर ट्यूमर्स हैं, कार्सिनोमास हैं, उनको देखने के लिए एब्डोमिनल सीटी किया जाता है। इसके अलावा बिलियरी डिजीजेस वगैरह और कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी है उसको देखने के लिए, या फिर ट्रॉमा का कोई पेशेंट है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक इंजरीज देखने के लिए आप सीटी स्कैन करते हो एब्डोमेन का, ठीक है। समझ आई है, रीजन पता चली है कि क्यों कर रहे हैं सीटी? सोई हुई आवाम? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी एनाटॉमी देख लेते हैं, बेसिक बेसिक सी, ठीक है, जितनी आप लोगों को क्लियर हो जाए। नजर आ रहा है सबको स्लाइड्स पे? मैम, जी जी। मैम मेरी बहन की शादी है, मैं क्लास लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं लीव कर दूं? मेरी पहले भी 2 एब्सेंट मार्क हो चुकी हुई हैं। सॉरी, क्या हुआ है? मैम मेरी बहन की बारात है आज और मेरे लिए क्लास लेना बहुत मुश्किल है अभी। अच्छा, तो आप कर दो लीव, फिर यही हो सकता है। मैम फिर मेरी पहले भी 2 एब्सेंट लग चुकी हुई, मैंने अभी भी मैं ऑनलाइन आई हुई हूँ इसलिए। 2 एब्सेंट लग चुकी हुई हैं तो अब तीसरी लग जाएगी, फिर यही होगा। मैम अपनी फ्रेंड को कहते वो प्रेजेंट मार्क कर देगी जब अटेंडेंस होगी, मैं ऐसे कह सकती हूँ? नहीं, इस तरह कैसे कह सकते हो आपकी मेरी प्रेजेंट मार्क कर दें, और मैं शुरू में तो मैंने काफी स्टूडेंट्स की वैसे कर भी दी हैं, लेकिन अब तुम लोग कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहे थे इसलिए फिर मैंने मार्क करनी छोड़ दी है। तो ये रीजन है। लेक्चर ले लो, ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा ही है, इतना लंबा तो नहीं है वैसे। खैर, ठीक है मैम। चलो जी। अच्छा, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो भी काम है आप लोग कर लो जाके। अच्छा, सीटी के लिए सबसे पहले आप देखते हो स्कैनोग्राम। स्कैनोग्राम का हम लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है, जो आपका रेफरेंस इमेज है, जो आपका स्काउट इमेज है, उसको स्कैनोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। रोज इसका हमें एक नया नाम पता चलता है, ठीक है, तो इन सारे नामों को आपने ध्यान में रखना है कि क्या होता है, ठीक है।
अच्छा जी, पेशेंट प्रिपरेशन इसकी अगर आप विदाउट कंट्रास्ट कर रहे हो तो फास्टिंग के अलावा ऐसा कोई खास प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। आप फास्टिंग का ही पेशेंट को करते हो कि आपने 4 to 6 आवर्स की या 8 आवर्स की फास्टिंग के साथ आना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रीजन बताया हुआ है, ये जो 2 लाइंस लगी हुई है डायफ्राम से लेकर आपके इलियक क्रेस्ट तक का जो रीजन है आपका एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है। इससे नीचे आप जाओगे तो आपका पेल्विक रीजन आ जाता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल सीटी के लिए आपके पास जो रीजन है वो डायफ्राम से लेकर आपके इलियक क्रेस्ट तक है, जो आपका स्कैन फील्ड ऑफ व्यू है। अच्छा जी, अब उसके बाद थोड़ी सी बेसिक एनाटॉमी देख लेते हैं, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं जो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये वाला इमेज जो है ये विद कंट्रास्ट है, ठीक है। इसमें आपको कंट्रास्ट कैसे पता चल रहा है कि अगर आप स्टमक को देखो तो स्टमक जो है वो आपको बहुत ब्राइट नजर आ रहा है, ठीक है। नजर आ रहा है सबको? क्या ख्याल है? यस मैम। जी मैम, Yes, आ रहा है ma'am. नजर। ये स्टमक पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके साथ बिल्कुल आपकी जो है वो स्प्लीन है। आप अपने इसके लेफ्ट साइड पर देखोगे तो आपको यहाँ पे लिवर नजर आ रहा है, ठीक है। लिवर की लोब्स हैं, लेफ्ट लोब है, राइट लोब है, ठीक है। आपको पोर्टल वेन इसमें ब्राइट नजर आ रही है। वीनस फेज में बेसिकली स्कैन लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको इंफीरियर वेना केवा भी ब्राइट नजर आ रही है, और जो पोर्टल वेन है वो भी आपको थोड़ी ब्राइट नजर आ रही है। आपको उसकी ब्रांचेस नजर आ रही है कि वो किस तरह से डिवाइड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे आपको वर्टिब्रा मिल रहा है, वर्टिब्रा के बाद आपको जो है यहाँ पर आगे एओर्टा मिल रही है, ठीक है। और आपको जो लिवर के लिगामेंट्स है, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, यकीनन आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। लिवर को डिवाइड करते हैं लिगामेंट्स जो होते हैं कुछ, ठीक है। सुना हुआ नाम कि नहीं सुना हुआ? Yes, ma'am. Yes, Sunawa. ma'am. Sunawa. यस मैम सुना हुआ। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप उसे थोड़ा सा नीचे वाले उस पे आ जाते हो। अब आपको स्टमक थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जो ब्लैक सा एरिया आपको नजर आ रहा है स्टमक के, ये पीछे आपके जो है वो एयर बबल है, ठीक है। स्टमक में थोड़ी बहुत एयर भी होती है, एयर बबल है, ठीक है। स्प्लीन आप साथ साथ देख रहे हो, ये आपका उससे थोड़ा सा नीचे वाला एरिया है। उसके बाद आप मजीद थोड़ा सा डाउन जाते हो, वहां पे आपको स्टमक के जो बाकी एरियाज है उसका पायरोलिस भी आपको नजर आ रहा है। लिवर के साथ साथ आप देखो तो अब आपको गॉल ब्लैडर भी विजुअलाइज होना शुरू हो गया है। नजर आ रहा है सबको? गॉल ब्लैडर लेबल भी किया हुआ है, एक दफा खुद से भी देख लेना, थोड़ा बहुत मैं भी बता देती हूँ, ठीक है। लिवर के बाद जब आप अपना फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा जब आप नीचे आते जाते हो फिर आपको गॉल ब्लैडर भी विजुअलाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। किडनी, अब इस चीज का तो आइडिया है ना कि लेफ्ट किडनी थोड़ा सा सुपीरियरली होती है और राइट किडनी थोड़ा सा इंफीरियर पड़ी होती है, पता है इस चीज का? यस मैम। जी मैम। क्या वजह है राइट किडनी नीचे क्यों होती है थोड़ी सी? मैम क्योंकि लिवर उसके ऊपर लिवर की लिवर प्रेजेंस लगाओ की वजह से, हाँ जी सही है, लिवर की प्रेजेंस की वजह से राइट किडनी जो है वो थोड़ा सा नीचे होती है और लेफ्ट किडनी उससे थोड़ा सा सुपीरियरली स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो तो आपको लेफ्ट किडनी के जो बॉर्डर है वो आपको नजर आना शुरू हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप अगली जब नेक्स्ट उस पे आते हो, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको जो है वो पैंक्रियाज भी विजुअलाइज हो रहा है। आपको स्टमक के जो फ्लेक्चर्स हैं वो भी नजर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर थोड़ा सा मजीद क्लियर हो गया है, लेफ्ट किडनी है, थोड़ी थोड़ी राइट किडनी भी आपको नजर आनी शुरू हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब आप आओगे नीचे, उससे थोड़े से निचले लेवल पे आओगे, निचले स्लाइस पर आओगे तो आपको राइट किडनी भी विजुअलाइज हो रही है, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा है, आपको यहाँ पे सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज हैं, वेन्स और आर्टरीज जो है वो इस तरह से आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता से स्ट्रक्चर्स अभी एकदम देखने में आप लोगों को यकीनन कंफ्यूजिंग लगेंगे क्योंकि आप लोग फेमिलियर नहीं हो क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी से, ठीक है। लेकिन जो एटलीस्ट मेजर स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जरा आप थोड़ा सा जो है ना अपना दिमाग हाजिर रखा करो, ठीक है। जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है, किडनी तो मेरा ख्याल है आप सबको, आप लोगों को किडनी तो नजर आ जाएंगी ना कहीं भी, फिर देखोगे इस तरह का स्लाइस मिलेगा तो क्या ख्याल है, मिल जाएगा किडनी? यस ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट देखने के काबिल बनो, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर्स जो है उनको आप लोगों को देखना आना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अभी उससे मजीद थोड़ा सा निचले लेवल पे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे आप कोलन के पार्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। असेंडिंग कोलन है आपका, डिसेंडिंग कोलन का पार्ट आपको नजर आना शुरू हो गया, इलियम इसमें कंप्लीटली विजुअलाइज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको कॉमन इलियक आर्टरीज भी नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप उसे थोड़े से मजीद निचले स्ट्रक्चर पे आते हो, यहाँ पे आपको स्मॉल बाउल के पार्ट नजर आ रहे हैं, आपको मसल्स नजर आ रहे हैं। जो मसल्स के बारे में याद रखना कि मसल्स की अपीयरेंस जो है वो हमेशा आपकी थोड़ी सी ग्रेइश ही होती है, ठीक है। इससे पहले हम किडनी वाले टॉपिक में अपना जो श्वास मसल है हम उसको देख चुके हैं, उसकी अपीयरेंस भी ऐसी थी, ठीक है। यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस, मीडियस मसल्स के नाम तो आते हैं ना, पता है ना कि कैसे होते हैं? जी मैम। ठीक है जी, अब आपको यहाँ पे वो विजुअलाइज होने शुरू हो गए हैं। उससे नीचे आते हो, अब आपको ये मेल पेल्विक कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैडर भी विजुअलाइज हो रहा है। उसके बाद उस ब्लैडर के पीछे जो है आपको प्रोस्टेट मिल रहा है, ठीक है। फेमोरल आर्टरी आपको मिल रही है और उससे पीछे जो अगर आप प्रोस्टेट के पीछे देखो तो आपको रेक्टम मिल रहा है, ठीक है। लेबल किया हुआ है, इमेजेस को एक दफा गौर से देख लेना, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद अब जो ये वाली इमेज है ये आपके पास फीमेल पेल्विक कैविटी की है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ओवरीज मिल रही है, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड पर सेंटर में आपको यूट्रस है मिल रहा, ठीक है। उसके बाद जो है रेक्टम है और उसके बाद पीछे आपको जो बोन नजर आ रही है ये आपके पास सेक्रम है, ठीक है। यूट्रस के साथ आपको ओवरीज मिलेंगी, ठीक है। अगर आप मेल पेल्विस की बात करते हो वहां पे आपको ब्लैडर के बाद जो है पीछे प्रोस्टेट मिलेगा, उसको आइडेंटिफाई आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी अपीयरेंस कैसे होती है। मेल और फीमेल पेल्विक कैविटी के बारे में जो है तो अगर इस तरह की इमेजेस मैं दे दूं लेबल करने के लिए तो आइडिया हो जाएगा, कर सकते हो, क्या ख्याल है कि ओवरीज कहाँ पर हैं और आपके पास यूट्रस किधर पड़ा हुआ है, कर लोगे आइडेंटिफाई? मैम Yes, थोड़ी ma'am. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट कर लेंगे। कोशिश करना, ठीक है। कुछ इमेजेस और भी देखना, खुद से भी सर्च करके देखना, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब जो ये वाली इमेज है आपके पास, ये आपके पास कौन सी इमेज है, कोरोनल है, सैजिटल है या कौन सी इमेज है, क्या लग रहा है ये? कोरोनल एक्सेल इमेज है, मैम क्रोनल। कोरोनल कोरोनल व्यू में आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अब हम एब्डोमेन जो है हम डोर्सल से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम फॉरवर्ड आते जा रहे हैं। ये अब आपके पास मिड एब्डोमेन की इमेज है, ठीक है। पिछली वाली इमेज में देखोगे तो यहाँ पे आपको सॉस मसल, लिवर, किडनीज वगैरह ये सारी चीजें मिल रही हैं, बाउल भी मिल रहा है, पेल्विक बोन आपको मिल रही है। उससे थोड़ा सा फॉरवर्ड आओगे तो यहाँ पे अब आपको लिवर ज्यादा अच्छा विजुलाइज हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो आपको लिवर इतना अच्छा विजुलाइज नहीं हो रहा था, ठीक है। मजीद फॉरवर्ड आओगे, उससे पहले आप आओगे तो आपको अब यहाँ पे बाकी स्ट्रक्चर जो हैं, इंफीरियर वेना केवा वगैरह, एओर्टा वगैरह, स्पाइन आपको ज्यादा क्लियरली नजर आनी शुरू हो गई है, ठीक है। ये इमेजेस बेसिकली जिस तरह हम क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी एक्सियल प्लेन में करते हैं, ठीक है, बारी बारी स्लाइस बनाते जाते हैं, इस तरह से हम कोरोनल प्लेन में भी बारी बारी स्लाइसेस बनाते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यानी पीछे से आप देख रहे हो, फिर फॉरवर्ड आ रहे हो, फिर फॉरवर्ड आ रहे हो, तो आपको इस तरह से जो है कोरोनल व्यू में भी स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हेपेटिक सिटी की, जो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था कि हेपेटिक सिटी जो है वो क्या, किस तरह से आप करते हो। हेपेटिक सिटी की प्रिपरेशन में बेसिकली यही होता है कि आप ट्राइफेजिक सिटी करते हो, ठीक है, या बाइफेजिक भी करते हो, ठीक है। सिटी की जो फेजेस है हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी होती है सिटी की फेजेस, कोई बच्चा बता दे, कोई जीनियस? हमने 3 फेजेस पढ़ी थी। जी जनाब, सीटी की फेजेस कौन कौन सी होती हैं? मैम बोलस फेज। बोलस तो टेक्निक होती है ना, वो तो इंजेक्शन की टेक्निक होती है ना। फेजेस हमने पढ़ी थी, आर्टेरियल, वीनस, डिलेड, कोई ऐसी बातें याद है कुछ या भूल भाल गए हो सारा कुछ? मतलब 77 स्टूडेंट्स हैं, किसी एक को याद हो कि हमने सीटी की फेजेस पढ़ी थी कंट्रास्ट में? ये कंट्रास्ट आप किस तरह से दे रहे हो, कितने टाइम के बाद दे रहे हो? एग्जैक्ट वर्ड याद मैम एक नहीं है। आर्टिकल फेज होती है, एक विनस फेज होती है और एक हेपेटिक जिसमें वॉश आउट होता है। ठीक है, डिलीट फेज होती है, चलो काफी हद तक सही है, सामने लिखा भी हो वैसे स्लाइड्स पे। स्लीवर देखने के लिए जो है आप ट्राइफेजिक सिटी करते हो, ठीक है। ट्राइफेजिक सिटी में आपके पास जो है आप एक प्लेन इमेज तो आपका मस्ट होता है, ठीक है। प्लेन इमेज आप लाजमी लेते हो, उसके बाद आप आर्टेरियल फेज में लेते हो, वीनस फेज में लेते हो और फिर आप डिलेट फेज में लेते हो, ठीक है। अच्छा, मुझे आप में से कोई बच्चा ये बताए कि जो लिवर है उसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, क्या ख्याल है? लिवर की ब्लड सप्लाई के बारे में कोई बच्चा मुझे बताएगा कैसे होती है, कहाँ से आती है? जी जनाब, नाम ले लेके पूछना शुरू कर दूं। शहीर जैदी, मोहम्मद शहीर जैदी, समिया शाहिद, हेपेटिक आर्टरीज कौन सी होती है? हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, और हेपेटिक आर्टरी के अलावा भी कहीं से ब्लड सप्लाई आती है लिवर को? मैम पोर्टल वेन। मैम हेपेटिक पोर्टल वेन से। तो जो पोर्टल वेन है वो क्या ख्याल है, लिवर को जो मेजर पार्ट है लिवर का वो हेपेटिक आर्टरी से सप्लाई होता है या पोर्टल वेन से? मैम पोर्टल वेन से। पोर्टल वेन से मैम। ठीक है,
चलो शुक्र है, कुछ ना कुछ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जो पोर्टल वेन है आपके लिवर की, जो ऑलमोस्ट 70 to 80% ब्लड सप्लाई है लिवर को, लिवर पेरेन्काइमा को, आपके पोर्टल वेन से जाती है, ठीक है। और बाकी जो 15 to 20% जो रह जाती है पीछे, वो आपको हेपेटिक आर्टरीज से मिलती है, ठीक है। तो इसलिए जो लिवर का स्कैन है आप हमेशा फेजेस में करते हो, आर्टीरियल में भी करते हो, वीनस में भी करते हो और डिलेड में भी करते हो, ठीक है। ये करने की रीजन आपके पास बेसिकली क्या है कि अब आप लोगों को पता है लिवर के डिफरेंट तरह के ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, लिवर के काफी डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। कुछ जो कैंसर्स हैं या कुछ जो लीजन्स हैं वो अपनी ब्लड सप्लाई लेते हैं आर्टरी से, ठीक है। उनकी जो ट्यूमर्स की ब्लड सप्लाई जो है वो आर्टीरियल होती है कुछ की, ठीक है। कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनकी आपके पास जो ब्लड सप्लाई है वो वीनस होती है, यानी वो पोर्टल वेन से अपनी सप्लाई ले रहे होते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो आपकी आर्टरी से सप्लाई ले रहे हैं, कुछ आपके वेन से सप्लाई ले रहे हैं, ठीक है। उनकी स्पेसिफिक टाइप्स है, उनके स्पेसिफिक नाम्स है कि कौन सा किससे ले रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो, अगर हम बात करें कि हमारा क्यों दिमाग खराब है कि हम 3 या 4 फेजेस में जो है हम सीटी करें, हेपेटिक सीटी करें, ठीक है। हम कह रहे हैं जी बायोफेजिक करना है, ट्राइफेजिक करना है, तो हम क्यों कर रहे हैं ये? वो हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमने बेसिकली डिफरेंशिएट करना है कि अगर हम अपने लीजन को आर्टीरियल फेज में देखेंगे तो अगर वो इन्हेंसमेंट शो करेगा तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आर्टीरियल टाइप के जो ट्यूमर्स हैं, जो आर्टीरियल साइड से अपनी ब्लड सप्लाई ले रहे हैं, ये उसमें से कोई एक ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। और अगर आप ये देखते हो कि वो आर्टीरियल फेज में आपको कोई इन्हेंसमेंट शो नहीं कर रहा, लेकिन वो आपको वीनस फेज में इन्हेंसमेंट शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके जो वीनस टाइप के ये जो आपके पास जो लीजन है जो वेन से अपनी ब्लड सप्लाई ले रहे हैं, ये उन टाइप्स में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में आपको आसानी हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या ख्याल है? यस मैम। जी मैम। यार समझ आइए कि हम सीटी हम इतने अरसे से सुन रहे हैं जी, बायोफिजिक होता है, ट्राइफिजिक होता है, सुना ही होगा नाम सबने, जो लोग इवन जाते नहीं है, जो नहीं भी जाते सीटी का, तो इतना तो सुना होगा लाजमी कि बायोफिजिक होता है, ट्राइफिजिक होता है, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। तो उसको करने की रीजन क्या है? उसके करने की रीजन बेसिकली सिर्फ यही है, ठीक है। समझ आइए इस चीज की, क्लियर हुआ है कुछ? जी मैम। अच्छा जी, ये कंट्रास्ट एनहांसमेंट का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल बेसिकली वही है कि जब आप आईवी कंट्रास्ट देते हो तो वो आपका रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लिवर की यूनिक ब्लड सप्लाई है। यूनिक ब्लड सप्लाई कैसे है कि ड्यूल ब्लड सप्लाई है, ठीक है। ड्यूल का क्या मतलब है? वो आपके पास पोर्टल वेन से सप्लाई ले रहा है और वो आपके पास हेपेटिक आर्टरी से ब्लड सप्लाई ले रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब है जी कि डिटेक्शन ऑफ लिवर मैसेज, इसमें सारी वही कहानी लिखी हुई है कि कुछ जो आपके पास लीजन्स हैं वो आपको आर्टीरियल में नजर आएंगे, कुछ आपको वीनस में नजर आएंगे, ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके पास लिवर की जो ब्लड सप्लाई है वो डुअल है, ठीक है। आपको ये नहीं आर्टरी से भी सप्लाई हो रहा है, आपने उसके लीजन्स भी देखने हैं, आपको वेन से भी सप्लाई हो रहा है, आपने उसके लीजन्स भी देखने हैं, ठीक है। और जो नॉन एनहांस सीटी है उस पर अक्सर ही आपको कोई ना कोई जो लीजन है वो विजुअलाइज नहीं होता है। मैं इमेजेस दिखाती हूँ, उसमें भी आइडिया हो जाएगा। ज्यादातर जो लिवर के ट्यूमर्स हैं, लिवर यूजली ट्यूमर्स के केसेस में ही सारी बातें ज्यादा सजेस्टेड होता है, ठीक है। तो वो आपको उस पर ज्यादा क्लियरली नजर नहीं आते। जो ज्यादातर लिवर ट्यूमर्स हैं यहाँ पे 100% लिखा हुआ है, वैसे यूजुअली 100% से कम है, लेकिन जो मेजोरिटी आपके पास लिवर ट्यूमर्स हैं वो आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो हेपेटिक आर्टरी से लेते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास जो लीजन जो है वो आर्टीरियल फेज में, यानी जो स्टार्ट वाला फेज है बिल्कुल कंट्रास्ट देने के बाद, उसमें एनहांसमेंट शो करेगा, वो आपके पास, आप उसको कह सकते हो कि ये हेपेटिक आर्टरी से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ है कुछ? ये आपके पास ट्राइफेजिक साइकिल है। ट्राइफेजिक साइकिल का मतलब ये है कि जब आप डाई दे रहे हो इंट्रावीनसली, डाई का मतलब यहाँ पे कंट्रास्ट ही है, ठीक है। पुराने जमानों में जो है वो कंट्रास्ट को डाई कहा जाता था, कंट्रास्ट कहना जो है वो बाद में शुरू हुए हैं लोग, ठीक है। डाई कहा जाता था। खैर, कंट्रास्ट आप दे रहे हो, वो आईवी आप दे रहे हो, हार्ट में जा रहा है, हार्ट से फिर वो पोर्टल वेन के थ्रू भी आ रहा है, फिर वो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू भी आपके लिवर पेरेन्काइमा तक पहुंच रहा है, ठीक है। क्लियर हुई है ये चीज? हेपेटिक आर्टरी की बात अगर हम कर रहे हैं तो आर्टीरियल फेज आपको पता है कि कंट्रास्ट देने के फौरन बाद होती है, विद इन 15 to 20 या 30 सेकंड, ठीक है। तो आपको हेपेटिक आर्टरी का जो एनहांसमेंट है वो आपको इतने टाइम में ही नजर आनी शुरू हो जाएगी, या अगर कोई ट्यूमर ऐसा है जो आर्टरी से सप्लाई ले रहा है वो आपको इतने टाइम में एनहांसमेंट शो करेगा, यानी ब्राइट नजर आएगा अपने सराउंडिंग से। अगर आप वीनस फेज की बात करते हो, वीनस फेज तकरीबन 1 मिनट तक होता है, ठीक है, 50 से 60 सेकंड तक या 50 से 70 सेकंड तक उतना टाइम में होगा। आपको उस टाइम के बीच में कोई ट्यूमर जो है वो एनहांसमेंट शो कर रहा है, कोई लीजन जो है वो एनहांसमेंट शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अब अपनी ब्लड सप्लाई जो है ये पोर्टल वेन से ले रहा है, ठीक है।
फेजेस जो है वो आर्टरी की फेजेस, इसकी लिवर की फेजेस ऐसे ही है। हेपेटिक आर्टीरियल फेज है, पोर्टल वीनस फेज है और इक्विलिब्रियम फेज है। इक्विलिब्रियम बेसिकली आपका डिलेड फेज होता है जो तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ है? कुछ टाइमिंग इनकी समझ आई है? आर्टीरियल फेज कितना टाइम बाद लेते हैं बताओ जी? 15 to 20 सेकंड्स के बाद। ठीक है, और पोर्टल वीनस फेज कितना टाइम बाद लेते हैं? 50 to 70 आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट, ठीक है, 60 to 70 सेकंड्स तक, ठीक है, आप लेते हो पोर्टल वीनस फेज। और इक्विलिब्रियम फेज जो है, जो आपका डिलेड फेज होता है, ये आप कितना टाइम बाद लेते हो? 10 मिनट ऑलमोस्ट। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स के बाद, ठीक है। आइडियली जो है वो 10 मिनट्स बाद दिया जाता है। ठीक है, ये सारी आपके पास फेजेस जो हैं एनहांसमेंट की, उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उनकी टाइमिंग भी यहाँ पे मेंशन है। इक्विलिब्रियम फेज है, हेपेटिक आर्टीरियल है, पोर्टल वीनस है, और आपके पास जो थर्ड आती है वो आपके पास डिलेड या इक्विलिब्रियम फेज है। इनके आपने टाइमिंग्स जो है वो लाजमी याद रखनी है। ठीक है जी जनाब। मैम इक्विलिब्रियम फेज जो है ये कब स्टार्ट होती है? ये डिलेड फेज है। ये आपके पास स्टार्ट हमेशा कंट्रास्ट आपने दे दिया, ठीक है, आईवी कंट्रास्ट आपने दे दिया, आपने आर्टीरियल में इमेज भी ले लिया, आपने वीनस में भी इमेज ले लिया, ठीक है। उसके बाद आप वेट करते हो, ठीक है, वेट करते हो 5 से 10 मिनट का। 5 मिनट बाद जो है आप अपना स्कैन लेना शुरू कर देते हो। आइडियली जो है वो लिया जाता है 10 मिनट्स पे, ठीक है। यदि आपको कंट्रास्ट इंजेक्ट किए हुए 10 मिनट गुजर गए हैं, तब आप अपना जो है वो डिलेड फेज का स्कैन लेते हो। ठीक है, ओके। डिलेड फेज में बेसिकली ये होता है कि अब वहाँ पे 2 मिनट लिखा हुआ था। जी मैंने एक जगह पढ़ा था वहाँ पे 2 मिनट लिखा हुआ था। 2 मिनट्स डिपेंड करता है आप कौन से अपनी जो है वो लीजन देखना चाह रहे हो। ठीक है, वैसे आइडियली जो कंट्रास्ट डिलेड फेज की जब भी बात आती है ना, तो वो 5 से 10 मिनट का गैप होता है, और 10 मिनट मस्ट होता है कि 10 मिनट तक आप स्कैन उसका ले लेते हो। कुछ जगहों पे आपको 15 मिनट्स भी मिलेगा कि वो ज्यादा ही डिलेड फेज होता है कि वो आप 15 मिनट्स बाद स्कैन लेते हो। ठीक है, ये वैसे डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल भी होता है, बुक्स में भी कुछ किसी ना किसी हद तक जो ये चीजें वेरी करती है। वैसे 2 मिनट्स बहुत कम है, 2 मिनट्स बाद नहीं लिया जाता, 5 से ऑनवर्ड्स आप ले सकते हो स्कैन। ठीक है, ओके मैम। खासतौर पे जो लिवर के लीजन है, अगर हम स्पेसिफिकली हेपेटिक उसकी बात करें अपने स्कैन की, तो उसमें जो है वो आइडियली 5 से 10 मिनट्स के बाद या 10 मिनट बाद जो आप स्कैन ले लेते हो अपना। ठीक है, इससे मजीद डिले नहीं करते, लेकिन इतना ही करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो है वो आती है हेपेटिक आर्टीरियल फेज। आर्टीरियल फेज का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको यहाँ पे हाइपर वेस्कुलरिटी वही ट्यूमर शो करेंगे जो अपनी वेस्कुलरिटी जो है वो ले रहे हैं हेपेटिक आर्टरी से। ठीक है, वो आपको ब्राइट नजर आएंगे अपने सराउंडिंग से। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब आप अगर बात करते हो, अच्छा आप ये वाली इमेज देखो, इसमें आपके पास तीनों तरह की इमेज है। ठीक है, आपके पास अगर आप लेफ्ट से शुरू करते हो तो आपके पास जो है वो नॉन इनहेंस है। ठीक है, नॉर्मल है, इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं दिया हुआ, जिसके ऊपर ये येलो कलर का एरो लगा हुआ है। ठीक है, ये नॉन इनहेंस्ड है, इसके ऊपर कोई आपने कंट्रास्ट नहीं दिया हुआ। सेकंड वाली इमेज जो है आपके पास, वो आपके पास आर्टीरियल फेज की है। जो थर्ड वाली इमेज है आपके पास, वो पोर्टल वीनस फेज की है। ठीक है, टाइमिंग अब तीनों की वेरी कर रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास सॉरी एक HCC है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, बहुत स्मॉलर साइज का। ठीक है, आप देख लो, जो नॉन इनहेंस्ड है यानी जो विदाउट कंट्रास्ट इमेज है, उसमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, जहां पे एरो उन्होंने लगाया हुआ है? नो मैम। ठीक है, उसमें यानी आपको कोई क्लियर नहीं हो रहा कि यहाँ पे ट्यूमर पड़ा है या लिवर की अपनी शेप ऐसी है, ये क्या चीज है। फिर आपने दिया कंट्रास्ट। ठीक है, फिर आपके पास आई आर्टीरियल फेज। आर्टीरियल फेज में आप देखो कि इस कंट्रास्ट जो कंट्रास्ट है उसने इनहेंसमेंट शो किया आर्टीरियल फेज में। ठीक है, यानी आपके पास जो ट्यूमर था, आपको इससे ये विजुअलाइज हो गया कि अच्छा ये जो हमारे पास ट्यूमर है, ये अपनी ब्लड सप्लाई जो है ये आर्टरी से ले रहा है, हेपेटिक आर्टरी से। ठीक है, तो हेपेटिक आर्टरी से मोस्ट कॉमनली आपके पास HCC ही आता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो हेपेटिक आर्टरी से ही अपनी ब्लड सप्लाई लेता है। ठीक है, यानी ये बहुत कॉमन सी एक चीज है, हमारे यहाँ भी नहीं कॉमन डिजीज है। HCC जो है वो काफी कॉमनली पाया जाता है, जो यानी यहाँ पे हेपेटाइटिस C वगैरह के पेशेंट है, इवेंचुअली जो उनमें जाके HCC बन जाता है। ठीक है, सिरोसिस के बाद जो अगली स्टेज आती है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसने जो है वो अपीयरेंस शो किया अपनी आर्टीरियल फेज में। ठीक है, उसके बाद आर्टीरियल फेज आपकी गुजर गई, खत्म हो गई। अब आपकी स्टार्ट हुई वीनस फेज। वीनस फेज में आप देखो आपका जो लिवर का जो पेरेन्काइमा है वो तो आपको ब्राइट नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको जो ट्यूमर है वो फिर एनहांसमेंट शो नहीं कर रहा। क्या ख्याल है, नजर आ रहा है ट्यूमर यहाँ पे? किसी को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है HCC या नहीं पड़ा हुआ? क्या ख्याल है? मैम है, लेकिन वो रीनल पेरेन्काइमा शो हो रहा है। हाँ, लेकिन वो आपको एनहांसमेंट नहीं ना कोई शो कर रहा, वो आपको यही लग रहा है ना कि वो आपका जो है जो लिवर का जो पेरेन्काइमा है वो उसका ही कोई पार्ट है। ठीक है,
जैसे आपको नॉन इनहेंस में लग रहा था कि नॉन इनहेंस में वो आपको लिवर जितनी लिवर के बराबर ही वो एनहेंसमेंट शो कर रहा है, यानी कोई ना ज्यादा है ना कम है, उसी तरह से वो आपको पोर्टल वीनस में भी उसी तरह की अपीयरेंस शो कर रहा है। लेकिन आप उसको डिफरेंशिएट किस फेज में करते हो? आप उसको आर्टीरियल फेज में डिफरेंशिएट अच्छा कर पा रहे हो कि ये कोई अलहदा से स्ट्रक्चर है। क्या ख्याल है? यस मैम। यस मैम। है तो इसलिए जब आपके पास लिवर की कंप्लेन के साथ, लिवर की लीजन की कंप्लेन के साथ कोई पेशेंट आता है आफ्टर अल्ट्रा, यूजुअली यही होता है कि पहले अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, उसके बाद कुछ डिटेक्ट होता है तो फिर सीटी सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास वो पेशेंट आता है तो आप इस वजह से उसका जो सीटी स्कैन है लिवर का, स्पेशली हम बार बार कहते हैं कि जी जो डिपार्टमेंट में जो बच्चे गए हैं उनको आइडिया होगा कि जी कह रहे हैं ट्राइफेजिक करना है जी, बाइफेजिक करना है, ठीक है। तो आप उसमें इस तरह से आप जो ट्राइफेजिक करना चाह रहे हो आप इस वजह से करना चाह रहे हो, ठीक है। ट्राइफेजिक में आपके पास डिलेड फेज भी होती है, जो बाइफेजिक है उसमें यूजुअली ये होता है कि डिलेड फेज नहीं होता, ठीक है। उसमें आर्टीरियल और वीनस फेज में लेते हैं, डिलेड नहीं लिया जाता। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस बनती जा रही है कि यूजुअली जो है वो ट्राइफेजिक स्कैन ही किया जाता है ताकि ज्यादा अच्छा डायग्नोसिस बन जाए। आप डिलेड फेज में भी एक दफा लिवर को विजुअलाइज कर लो कि कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो आपको डिलेड फेज में एनहेंसमेंट शो कर रही है, ठीक है। तो बाइफेजिक का डिफरेंस पता चला ट्राइफेजिक से क्या है? बाइफेजिक में आपके पास डिलेड फेज यूजुअली नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो ट्राइफेजिक है उसमें आपके पास जो है वो डिलेड फेज भी होता है, तीनों फेजेस होती हैं उसमें। रीजन भी समझ आ गया, पता भी चल गया कि किस तरह से आपको जो है, अगर हमने अभी बात की थी पहले, मैं आप लोगों को इतनी लंबी कहानी सुना के हटी हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं जो बाइफेजिक या ट्राइफेजिक है, वो इस वजह से करें, इस रीजन की वजह से, ठीक है। पोर्टल वीनस फेज की अगर बात करें, पोर्टल वीनस फेज में वही बात है कि आपके पास जो ट्यूमर हैं जो कि हाइपोवेस्कुलर हैं, ठीक है, यानी जो कम वेस्कुलरिटी शो करते हैं वो यूजुअली आपको पोर्टल वीनस फेज में ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। आर्टीरियल फेज में वही नजर आएंगे जो हाइपरवेस्कुलर है, ठीक है, यानी जो ज्यादा वेस्कुलरिटी शो करें वो आपको आर्टीरियल फेज में नजर आएंगे। पोर्टोवीनस फेज में वो नजर आएंगे जो थोड़े हाइपोवेस्कुलर है। और हाइपोवेस्कुलर वो क्यों है? क्योंकि वो अपनी ब्लड सप्लाई जो है वो आपकी पोर्टल वेन से ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको ये नजर कैसे आएंगे? थोड़े से हाइपोडेंस नजर आएंगे। हाइपोडेंस का क्या मतलब है? सीटी में हाइपोडेंस का क्या मतलब है? ज्यादा ब्राइटनेस शो करेंगे या कम ब्राइटनेस शो करेंगे? कम ब्राइटनेस, कम ब्राइटनेस शो करेंगे, ठीक है। हाइपो और हाइपर टर्म्स याद रखो, हाइपर हमेशा ज्यादा होता है और हाइपो हमेशा कम होता है, ठीक है। हम कहते हैं बंदा हाइपर हो गया, जिसको गुस्सा आ गया है, ठीक है। हाइपर यानी ज्यादा वाला जो चीज होती है उसको आप हाइपर कहते हो, ठीक है। तो अगर आप एमआरआई की बात करते हो तो वहां पे आप इंटेंसिटी से डिफरेंशिएट करते हो, हाइपर इंटेंस है या हाइपो इंटेंस है, ठीक है। लेकिन जब आप सीटी की बात करते हो आप यहाँ पे हाइपोडेंस या फिर जो है वो हाइपर डेंस की बात करते हो, डेंसिटी से रिलेट करते हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, अल्ट्रासाउंड में कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंड में उसकी टर्म याद है कोई? अल्ट्रासाउंड में क्या कहते हैं? यस मैम, हाइपरिकोइक हाइपोइक, हाइपोइकोइक या हाइपरिकोइक कहते हैं, ठीक है। और जो तीसरी टर्म आपके पास आती है वो आइसो आती है, ठीक है। आइसो का मतलब है कि वो सेम आपको अपीयरेंस शो कर रहा है अपने सराउंडिंग से। आइसो डेंस भी हो सकता है, आइसो इंटेंस भी हो सकता है या आइसो इकोइक भी हो सकता है, यानी तीनों जो मोडेलिटीज हैं उनके हिसाब से आप इस तरह से बात करते हो, ठीक है। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम फेज लिखा हुआ है वो आपके पास जो है वो 10 मिनट्स बाद आइडियली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें कुछ ट्यूमर आपको विजिबल होते हैं, कुछ नहीं होते ही। आप उसमें ट्यूमर की अपीयरेंस देखते हो कि या वो क्या कहते हैं वॉश आउट हो रहा है, कंट्रास्ट उसके अंदर से निकल रहा है या नहीं निकल रहा, उसके अंदर ही है। इस तरह की चीजें विजुअलाइज करने के लिए आप इक्विलिब्रियम फेज की तरफ जाते हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये पता चल जाता है कि लीजन जो है आपका वो या तो हाइपरडेंस है या हाइपोडेंस है अपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर से, नॉर्मल लिवर से, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास जो है ये वाली इमेज है, इसमें भी बेसिकली यही है। इसमें 3 अलग-अलग तरह की ट्यूमर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो है वो हाइपरवेस्कुलर ट्यूमर है, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये भी लिवर ट्यूमर की ही एक टाइप है, एफएनएच फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। वो आपको जो है आर्टीरियल फेज में नजर आ रहा है। सेकंड इमेज आप देखते हो मिडिल वाली, ये आपकी पोर्टोविनस फेज में है। यहाँ पे आपको हाइपोवेस्कुलर एक मेटास्टेसिस नजर आ रहे हैं, यानी हाइपोवेस्कुलर कैसे है? जो ये ब्लैक सा आपको एरिया नजर आ रहा है वो अपने सराउंडिंग से हाइपोडेंस है, ठीक है। अभी हमने बात की कि पोर्टल वीनस फेज में आपको यूजुअली वो ट्यूमर नजर आते हैं जो कि हाइपोवेस्कुलर होते हैं, ठीक है। यानी पोर्टल वीनस फेज में लिवर का पेरेन्काइमा जो है वो आपको ब्राइट नजर आया, लेकिन जो ट्यूमर था उसने आपको वेस्कुलरिटी शो नहीं की, वो हाइपोवेस्कुलर था, इसलिए वो आपको डार्क नजर आ रहा है। मोशन करके दस दूंगी, मैंने मोशन कर लिया। सॉरी, कौन मेरे से बात करेगा? आपस में बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई क्वेश्चन था? क्योंकि मुझे आवाज नहीं आई क्लियर। चलो नहीं होगा।
अच्छा जी, उसके बाद अगर आप अपनी राइट साइड वाली इमेज देखते हो, ये आपके पास इक्विलिब्रियम फेज में यानी डिले फेज में है, ठीक है। डिलेड फेज में यहाँ पे आपको एक डेंस सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपके पास कोलेंजियोकार्सिनोमा है, ठीक है। यानी अपीयरेंस वाइज अगर आप देखो कि आर्टीरियल फेज में कोई चीज आपको कैसे नजर आ रही है, आर्टीरियल फेज में कोई लीजन होगा तो आपको हाइपरवेस्कुलर नजर आएगा, ठीक है। पोर्टोविनस फेज में आपको जो लीजन पड़ा होगा वो हाइपोवेस्कुलर नजर आएगा। और अगर आप इक्विलिब्रियम फेज की बात करते हो तो वो दोनों तरह से हो सकता है, आइदर हाइपोवेस्कुलर या आपके पास हाइपोवेस्कुलर, ठीक है। हाइपर या हाइपो दोनों हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये इमेज है, ये भी बेसिकली डिफरेंशिएट ही किया हुआ है। आपके पास एक ही तरह का पेशेंट था, ठीक है। एक इमेज आपका 18 सेकंड्स पे लिया हुआ है कंट्रास्ट देने के बाद, जो दूसरा इमेज है वो ऑलमोस्ट 35 सेकंड्स बाद लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अर्ली फेज में देखो, आर्टीरियल फेज में देखो, तो आपको उतना अच्छा यहाँ पे कोई ये तो पता चल रहा है कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, लिवर की अपीयरेंस जो है वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन आप क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप मल्टीपल ट्यूमर जिसमें नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। फिर जब आपने थोड़ा सा जो लेट आर्टीरियल फेज भी यानी दो टाइप के होते हैं, एक अर्ली आर्टीरियल होती है और एक थोड़ी लेट आर्टीरियल होती है। लेट आर्टीरियल ऑलमोस्ट 30 से 35 सेकंड तक होती है, ठीक है, कंट्रास्ट देने के बाद। तो आपने इस स्कैन में 30 से 35 सेकंड बाद जब देखा, यानी लेट आर्टीरियल फेज में देखा, तो आपको ज्यादा अच्छी एनहेंसमेंट शो की है जो मल्टीपल ट्यूमर्स लिवर में पड़े हुए हैं उन्होंने, ठीक है। समझ आइए इस चीज की, लिवर की थोड़ी बहुत समझ आइए कि लिवर आप किस तरह से देख रहे हो, ट्यूमर्स कैसे नजर आ रहे हैं, फेजेस क्या होती हैं, क्या ख्याल है? यस मैम, यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद ये हेपेटिक पैथोलॉजी है। ये बेसिकली स्लाइड मैंने इसलिए लगाई थी कि यहाँ पे कुछ लिवर के लीजन्स हैं, उनके नाम है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा फेमिलियर होना चाहिए। जिन बच्चों ने मेडिसिन या सर्जरी नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं पता कि आप सबने पढ़ी है कि सबने नहीं पढ़ी है, कुछ ने पढ़ी है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको लिवर ट्यूमर्स से थोड़ा बहुत फेमिलियर होना जरूरी है, ठीक है। बिनाइन लीजन्स जो है वो लिवर सिस्ट हो सकते हैं, हेमेंजियोमा है, एडिनोमा है, या फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। मेलिग्नेंट लीजन की बात करें तो उसमें HCC आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप डिफ्यूज लीजन की बात करें, यानी वो आपको बहुत नॉर्मल सी या तो बहुत ज्यादा एनहांसमेंट भी नहीं शो करे या बहुत ज्यादा हाइपोवेस्कुलरिटी भी शो नहीं करे, वो आपके पास डिफ्यूज लीजन्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें फैटी लिवर भी हो सकता है या लिवर सिरोसिस जो है वो आपके पास डिफ्यूज लिवर डिजीज होती है, ठीक है, या डिफ्यूज हेपेटिक कंडीशंस होती हैं, यानी फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस, ठीक है। तो ये कुछ था आप लोगों को सिर्फ फेमिलियर करने के लिए। आप लोगों को एटलीस्ट नाम बताऊं कि अगर हम लिवर मैलिग्नेंसी की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स आ सकती हैं, कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। अगर यहाँ हम बिनाइन लीजन की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है जनाब। थैंक यू सो मच जी। क्लियर हुआ है कुछ लिवर के बारे में, क्या चीजें होती हैं? Yes, ma'am. एनाटॉमी थोड़ी बहुत देख सकोगे, मेल फीमेल पेल्विक कैविटी का डिफरेंस पता चल जाएगा, कर लोगे कैसे करते हैं, प्रोस्टेट कहाँ पे है, ओवरीज है, यूट्रस है, इस तरह की चीजें देख सकते हो? यस मैम। चलो ये तो वैसे पता चल जाएगा, तो तुम लोगों को मैं कोई असेसमेंट लूंगी, अभी तक खैर मैंने कोई ली भी नहीं है, तो मुझे इस टाइम तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि कितने पानी में खड़े हो। तो थोड़ी बहुत तैयारी अपनी करना शुरू कर दो, ठीक है। थोड़ा बहुत अपना जो है, सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही। एक क्वेश्चन था मैम। जी जी मैम, हॉस्पिटल में एक ना फीमेल पेशेंट थी, उनका ना हमने एब्डोमेन का लाइक सीटी किया था विद कंट्रास्ट, तो उनके LFTs वगैरह बिल्कुल नॉर्मल थे। तो जब लाइक सीटी उनका हो गया ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल उनको बोल रहा था कि यूरिनेशन आपने रोकनी है। तो जब वो वहाँ से उठे हैं तो उसके बाद वो ना यूरिनेशन के बाद उनकी बॉडी कांपने लग गई है एंड वो उसकी बॉडी बिल्कुल कोल्ड हो गई थी। उसकी क्या रीजन हो सकती है? बेटा एक मिनट, आपकी ना मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे सिर्फ यहाँ तक समझ आया कि उनके पता नहीं AFP वगैरह नॉर्मल थे, है ना? LFTs वगैरह, LFTs वगैरह, हाँ वो नॉर्मल था। उसके बाद LFT और RFT वगैरह नॉर्मल थे ना उसके, RFT और LFT दोनों, ठीक है। तो टेस्ट वगैरह उनका नॉर्मल थे, उनको कंट्रास्ट के साथ सीटी उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन सीटी होने के बाद ना उनकी बॉडी शिवरिंग मतलब करने लगी थी बहुत ज्यादा और उनकी बॉडी बिल्कुल कोल्ड हो गई थी। अच्छा, उसकी क्या रीजन हो सकती है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या रीजन हो सकता है? उनको कंट्रास्ट से रिएक्शन हुआ होगा कोई ना कोई, अगर विद कंट्रास्ट किया है तो। विद कंट्रास्ट ही किया था ना उनका एग्जाम जो है, स्कैन? बिल्कुल विद कंट्रास्ट किया था। हाँ विद कंट्रास्ट किया था, तो उनको कंट्रास्ट से कोई इस तरह का रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन भी देखो ना, अब हम सबको पता है कि हम सबकी बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। मुझे अगर किसी टाइप का रिएक्शन हुआ है तो आपको उस टाइप का रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ज्यादा चांसेस यही है कि अगर मुझे किसी चीज से एलर्जी है या मुझे किसी चीज से दाने निकल आते हैं तो आपको उस चीज से दाने नहीं निकलेंगे,
ठीक है। तो अगर हमने जो चीजें पढ़ी हैं कि कंट्रास्ट रिएक्शन इस तरह के हो सकते हैं, तो अगर आप पेशेंट को बिल्कुल उस तरह के सिम्टम नहीं भी आए लेकिन उसको कोई डिफरेंट तरीके से आ गए, लेकिन उसके पीछे और कोई रीजन आपको नहीं समझ आ रही, तो आप इस तरह से ही उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये पेशेंट को कंट्रास्ट दिया था तो उसकी वजह से उसको एलर्जी हुई है, ठीक है, या कंट्रास्ट का उसको रिएक्शन हुआ है। उसको भी ट्रीट कैसे किया था, क्या किया था उसका? मैम उनको इमरजेंसी में भेज दिया था फौरन से। कहाँ भेज दिया था? इमरजेंसी में। इमरजेंसी में भेज दिया था, ठीक है, यही कर सकते हैं और क्या करते हैं। ऑब्वियसली। तो ऐसे होता है, क्योंकि अब मुझे याद है कि जहाँ पे मैंने देखा था तो वहाँ पे मैंने एक बड़ा अजीब सा केस देखा था। पेशेंट को ये नहीं वो दिया है, कंट्रास्ट वगैरह दिया है, तो उसके बाद से पेशेंट को सांस आना बंद हो गया, उसको सांस रुक गया था एकदम। हालांकि मैंने इस तरह की चीज अभी तक नहीं पढ़ी थी कि पेशेंट का ये भी हो सकता है कि रेस्पिरेशन का इतना मसला हो जाए उसको सांस आना ही बंद हो जाए, ठीक है। तो उसको भी फिर इमरजेंसी में रेफर किया था, कंट्रास्ट देने के बाद ऐसे हुआ था। तो ये नहीं, तरह तरह की रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। ओके। या एक दूसरी चीज आती है, वो पेशेंट की एंजाइटी आती है, ठीक है। बाद दफा पेशेंट स्कैन वगैरह करवाते हुए, एमआरआई में वैसे ज्यादा होता है, सीटी में कम होता है, लेकिन पेशेंट जो है बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी जो है पेशेंट को तरह तरह के मसले शुरू हो जाते हैं। जरूरी भी नहीं है कि उसको कंट्रास्ट का रिएक्शन ही हुआ हो, ये भी हो सकता है कि पेशेंट ने यानी फील ज्यादा कर लिया हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैम वो डर पहले डर रही थी ना, तो उनको हमने समझाया भी था कि मैम नॉर्मल है, था कुछ भी नहीं है। हां सही जी जनाब। मैम कंट्रास्ट एलर्जी के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं? सॉरी क्या करते हैं? कंट्रास्ट एलर्जी के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह करते हैं कि नहीं? नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ हमें तो एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि अगर वही बात है कि अगर एक दफा किसी को कंट्रास्ट रिएक्शन हुआ तो उसको अगली दफा चांसेस होते हैं होने के, ठीक है, वो भी चांसेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको अगली दफा भी हो, ठीक है। तो ऐसा एलर्जी का कोई टेस्ट यानी हमने तो यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं किया हुआ इतना सा कि जी कंट्रास्ट से पहले आप पहले उसका टेस्ट करवाओ, क्योंकि आपको पता है पेशेंट यहाँ पे जैसे आते हैं वो अपने स्कैन ही रो के करवा रहे होते हैं, तो वो इतने तो नहीं है ना कि उनको तो आरएफटी करवाने का कह दो ना, तो पेशेंट पहले इस पे 10 सवाल जवाब करते हैं कि आरएफटी क्यों करवा रहे हैं हमारे जी, हम क्रेटिनिन क्यों चेक कर रहे हैं, पहले उनको पूरी दास्तान सुनानी पड़ती है, उसके बाद फिर अगला आप काम करते हो। तो आप इतना इस लेवल पे अभी हमारा मुल्क नहीं पहुंचा कि हम स्कैन करने से पहले जो है वो लोगों के टेस्ट करना शुरू कर दें एलर्जी के। जी मैम ठीक। मैम जब हम लोगों ने इंटर्नशिप में सिटी में गए थे तब हमें वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता था, एनाटॉमी भी समझ नहीं आती, लेकिन थ्योरी में इतना मुश्किल नहीं लग रहा है। अब गए हो, समझ आई है, कुछ चीजें देख के आइडिया हुआ है कि कैसे होती हैं? जी मैम मैंने ना मतलब सिटी से पहले मैं गई थी, मैंने वहाँ पे जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो मैंने सिटी में गई, लेकिन वहाँ पे समझ नहीं आता था, वो बता रहे होते थे तो समझ नहीं आती थी क्या बता रहे हैं, सर के ऊपर से गुजर रहा था सारा। मैम वो फौरन से नहीं समझ आ रहा होता है, लाइक वो जो इमेजेस तो उसके स्लाइसेस में आती हैं ना, फिर बाद में जब वो इमेज फॉर्म करके बाद में फिल्म के ऊपर दिखा रहे थे सर, बाद में समझा रहे थे, फिर कुछ ना कुछ समझ आ रहा था। इतना मुश्किल नहीं लग रहा कि इतनी मुश्किल नहीं है सिटी। अच्छा वैसे ना ये चीज होती है, आप देखो प्रैक्टिकल जो है ना वो हमेशा आपकी थ्योरी के बाद ही किया जाता है, ठीक है। तो आप एक दफा थ्योरी पढ़ते हो, चीजें आप एक दफा नो हाउ आपको होती है। आप देखो अभी हम बहुत डिटेल में चीजों में नहीं गए, अभी हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से टच किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर जो बच्चों ने थोड़ा अच्छी तरीके से सुने हैं लेक्चर्स या उन्होंने पढ़ा है, तो वो कल को जब किसी सिटी की सेटिंग में जाएंगे तो वो एकदम पागल नहीं हो जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यानी उनको आइडिया होगा कि अच्छा स्कैन ऐसे हो रहा है, हमें ये चीजें नजर आ रही हैं, हम ये देख रहे हैं, हम कंट्रास्ट, मतलब आप लोग एटलीस्ट टर्म्स से फेमिलियर हो, ठीक है। तो इन चीजों के लिए जरूरी होता है कि आप पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद आप प्रैक्टिकल वाली साइड पे जाओ। लेकिन यार मतलब अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, आप जैसे मर्जी कंफर्टेबल हो। तो अब वैसे मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि अगर आप लोग मतलब जिन बच्चों ने सुन लिया मुझे गलती से मुझे बर्दाश्त कर लिया है, तो वो जब कल को जाएंगे किसी सिटी की सेटिंग में तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या बातें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। आप इवन आप अगले बंदे को समझने की भी कोशिश करोगे। हमें बात दफा ये होता है कि हम ऐसे चले जाते हैं, वो अगला बंदा हमें अच्छा ही समझा रहा होता है, लेकिन हम नहीं समझ आ रहा होता क्योंकि हमने ना आज उस चीज के बारे में कभी सुना होता ना कभी पढ़ा होता है। अब एक दफा एटलीस्ट आप स्लाइड्स खोल के चले जाओगे ना एक दफा पढ़ के, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारी फील्ड बेसिकली प्रैक्टिकल है, करना आपको एट द एंड पे प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। तो आप कोशिश यही करो कि आप थ्योरी से एक दफा गो थ्रू कर लो, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करने में भी आसानी होगी, ठीक है। ओके मैम। जी मैम। जी जनाब, और कोई सवाल जो आपको क्वेश्चन को बातचीत? मैं सिर्फ इतना ही अभी कह रही हूँ कि ना आप लोग मतलब अगर आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि मुझे पता है आप सारे बहुत बिजी हो, आप सबके जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जो है सीटी के लेक्चर्स जो है शुरू से एक दो करके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। थोड़ा सा इतनी मुश्किल नहीं है सीटी, मतलब अभी पढ़ के देखा ही है, चीजें एक दफा आप लोगों को जहन में बैठ जाए तो फिर याद रहती है, भूलती नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि फिर असेसमेंट्स में मैं इतना अभी बता रही हूँ आप सबको, ऑलमोस्ट कोई 88 स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, असेसमेंट्स के बीच में मैं लंबा गैप नहीं दूंगी, ठीक है।
क्योंकि हमने उनका रिजल्ट भी सबमिट करना है, हमने सब कुछ करना है। मैं सिर्फ आप लोगों का ही वेट कर रही हूँ। मैं आप लोगों को टॉपिक्स वगैरह दे के, तो हम ये नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी उनको कवर करें। तो मैं लंबे लंबे गैप नहीं दूंगी कि अगर आज एक असेसमेंट दे दी है या आज मैंने एक टास्क दे दिया तो मैं 2 दिन बाद जो है या 4 दिन बाद अगला दूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। मैं उसके नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे दे सकती हूँ, ठीक है। मुश्किल से 1 आधे दिन का गैप होगा बीच में, ओके मैम। ठीक है। चलो जी, मैम एंड कर दूं? आपने असाइनमेंट 1 नहीं चेक की, उसके मार्क्स नहीं अपलोड किए ना अभी तक? असाइनमेंट 1 मैंने ना चेक कर ली हुई है, मैंने उसके पोर्टल में मार्क्स नहीं लगाए। वो मार्क्स ये नहीं मेरे पास शीट पे पड़े हुए हैं, ठीक है, एक्सेल की शीट पे पड़े हुए हैं, मैंने पोर्टल पे नहीं उसके लगाए। पोर्टल पे मैं उसके कर दूंगी मार्क्स ना ऐड, क्योंकि मुझे यही था कि 1-2 मैं इकट्ठी ले लूँ तो मैं उसको इकट्ठे कर दूंगी। वो अभी तक खैर से वो मेरा जो है वो क्या कहते हैं LMS ही नहीं सही तरह इनेबल हुआ हुआ। आपने कोई और असाइनमेंट लेनी है? हाँ जी, असाइनमेंट मैंने आपको देनी है, असाइनमेंट देनी है और एक प्रेजेंटेशन। टॉपिक हमें फाइनल करते हैं एटलीस्ट, टॉपिक तो टॉपिक में करते तो सच मुझे याद आया, मैं लास्ट लेक्चर में भूल गई थी। मुझे कुछ बच्चों ने ही सिर्फ जो है वो अपने भेजे हैं, ग्रुप्स भेजे हैं, ठीक है। जिन्होंने भेज दिए उनको तो मेरे पास, मैंने उनको नोट कर लिया, साइड पे कर लिया, ठीक है। जिन्होंने नहीं भेजे वो भेज दें, क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि मैंने फिर दोबारा नहीं मांगने हैं, ठीक है। वो आप लोगों की ऑलमोस्ट 15% की प्रेजेंटेशन है, मैं आप लोगों को बल्कि वर्क प्लान भी भेजना है, ठीक है। वो 15% की आपकी है असेसमेंट है, ठीक है। और वो अगर किसी की रह गई तो मैंने फिर बाद में नहीं लेनी है, उसके लिए अपने खुद ही तैयार, ठीक है। जिन्होंने नहीं भेजे मैं उनके लिए दे रही हूँ ये मैसेज। जी जी मैम जी, क्योंकि अभी हमारी असेसमेंट थोड़ी लेट हो गई है, डिले हो गए हैं वाइवा वगैरह, तो ताकि हम लोग असाइनमेंट तो कंप्लीट कर लेना, इसलिए मैं कह रही थी कि टॉपिक बता दें। चलो मैं असाइनमेंट में भेज दूंगी आप लोगों को, मैं कल ही भेज देती हूँ। फिर मेरा ख्याल है मैं ईमेल पे ही ले लेती हूँ, पोर्टल के चक्कर में फिर नहीं पढ़ते, ईमेल पे ही ले लेती हूँ। मैं आज भी वैसे यही सोच रही थी। मैम LMS पे ना लिमिट भी हो जाती है, उसमें काफी इशू आते हैं, आप ईमेल पे ले लें। चलो सही है, मैं वैसे आज में यही 3 MB से ज़्यादा की फाइल हम अपलोड नहीं कर सकते। तो मैं आपको इंशाल्लाह आज या कल में मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। उसका टाइम मैं दे देती हूँ, फिर आप एटलीस्ट असाइनमेंट अपनी सबमिट करवा दो। फिर प्रेजेंटेशन रह जाएगी, वो हम लाइव भी लेंगे, ठीक है, ग्रुप में होगी, उसकी भी सारी डिटेल फिर मैं आप लोगों को जो है ना वो भेज दूँ, ठीक है, क्योंकि पोर्टल का काम लंबा चला जा रहा है। ओके मैम। चलो जी, बंद कर दूँ, एंड कर दूँ लेक्चर? ओके मैम। यस मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।